अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची ने इस्लामाबाद वापस पहुंचकर वाज़ेह किया कि ईरान अमेरिका के साथ तनाज़ा कम करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उनका यह दौरा ओमान के बाद हुआ, जहां उन्होंने रीजनल सतह पर सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में आराग़ची पाकिस्तानी क़ियादत से मुलाकात करने के बाद अब रशिया पहुंचकर वाज़ेह पैगाम दिया कि तेहरान अब भी डिप्लोमेटिक रास्तों से हल तलाश कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान इस पूरे मामले में मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और दोनों तरफ पैगामात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत के लिए अब फेस टू फेस मुलाकात की ज़रूरत नहीं। उनके मुताबिक दोनों मुल्कों के ऑफिशियल्स फ़ोन के ज़रिए सीधा राब्ता करके भी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने ईरान को पैगाम दिया कि अगर वो सही में तनाज़ा कम करना चाहते हैं तो सीधी बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब अपने ऑफिशियल्स को दूर सफ़र करके टॉक्स के लिए भेजने के बजाय आसान तरीके से कम्युनिकेशन चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को नया डील ऑफर करते हुए वाज़ेह किया है कि वो पहले जंग ख़त्म करना चाहता है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना चाहता है और तीसरा न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर गुफ्तगू बाद के लिए रखना चाहता है। ये प्रपोजल पाकिस्तानी मीडिएटर्स के ज़रिए भेजा गया, जहां ईरान ने फेस्ड अप्रोच सजेस्ट की है कि सबसे पहले सीज़ फायर और टेंशन कम की जाए, फिर बाद में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। फिलहाल अमेरिका की जानिब से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बयान देते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी पहले फेस में ही सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है और अगले फेस में भी 100 से ज़्यादा सीट्स जीतेगी। उन्होंने बीजेपी के साथ किसी भी सीक्रेट टाई अप को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि ऐसी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर तनकीद करते हुए उन्हें फाउल माउथ करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी खौफ फैलाकर सीट्स जीतने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी 14 साल से अवाम की खिदमत कर रही है और लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है। राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने फैसला सुनाते हुए आपके बागी एमपीज़ की बीजेपी में मर्जर की दरख्वास्त कबूल कर ली, जिसमें राघव चड्ढा समेत 7 एमपीज़ शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एमपीज़ के बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर हाउस में बीजेपी की ताकत बढ़कर करीब 113 सीट्स तक पहुंच गई है, जबकि आपकी नुमाइंदगी घटकर सिर्फ 3 सीट्स तक सिमट गई। इन 7 एमपीज़ के एनडीए में शामिल होने पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े इंडी अलायंस को अलविदा कह दिया है। राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन इसलिए की क्योंकि पार्टी का वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो चुका था और उनको काम करने और अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने सालों तक पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन अब ये पहले जैसी नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिशों को दबाया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया, जबकि आपने इस कदम पर सख्त रिएक्शन देते हुए इसे गद्दारी और सियासी फ़ायदे के लिए उठाया गया कदम करार दिया। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बयान देते हुए कहा कि टीएमसी के लोग धमकी दे रहे हैं कि इलेक्शन की 4 तारीख के बाद MIM के कारकुनों को देख लेंगे। उन्होंने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि तुमको ज़िंदगी से मोहब्बत होगी, लेकिन हम मौत से नहीं डरते और हमेशा अल्लाह की राह में मरने के लिए तैयार रहते। असद ओवैसी ने कहा कि हम घर से कफन बांध कर निकलते हैं, इसलिए हमें डराने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने कहा कि अगर 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी के गुंडे कुछ करेंगे तो उसका शदीद नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम जमहूरियत के दायरे से आगे निकल कर लड़ेंगे। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर M कोदंडाराम ने MLC के तौर पर हलफ लिया, जिससे उनकी नॉमिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। गवर्नर की मंजूरी के बाद दोनों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन के सामने हलफ लिया। अजहरुद्दीन के लिए ये ओथ ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि उनको मिनिस्टर रहने के लिए मुकर्रर मुद्दत के अंदर लेजिस्लेचर का रुकन बनना ज़रूरी था।
मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि उनकी एमएलसी नॉमिनेशन बीआरएस के लिए एक तमाचा है। उन्होंने बीआरएस के इस दावे को रद्द किया कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट्स हासिल करने के लिए मिनिस्टर बनाया गया था। उनका कहना था कि उनकी नॉमिनेशन परफॉर्मेंस और खिदमत की बुनियाद पर हुई है, ना कि सियासी फायदे के लिए। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बयान देते हुए कहा कि दशकों की नाइंसाफी और जलीलियों के बाद गुलाबी झंडा तेलंगाना की आवाम की जज्बाती पहचान बना। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने 25 साल पहले तमाम ओहदों से इस्तीफा देकर पार्टी की बुनियाद रखी, इस यकीन के साथ कि सिर्फ तेलंगाना रियासत ही आवाम को सियासी ताकत दे सकती है। केटीआर ने कहा कि पहले 14 सालों में केसीआर ने लाखों लोगों को जोड़कर तहरीक को मजबूत बनाया और अंबेडकर के एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज पर अमल करते हुए दिल्ली को झुकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि यह गुलाबी झंडा सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं बल्कि तेलंगाना के गुरूर और तहरीक की निशानी है। हैदराबाद में पेट्रोल की सप्लाई पर सख्त असर पड़ते हुए कई पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक बोर्ड्स लगे नजर आए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लंबी कतारें भी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूसरी दफ़ा है जब इतनी बड़ी सूरत हाल पैदा हुई है, जहां लोग गर्मी में घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर हो गए। पंप स्टाफ ने कहा कि उनके पास सप्लाई ही नहीं आ रही और उन्हें नहीं पता कि अगला स्टॉक कब मिलेगा, जबकि हुकूमत ने कई मरतबा वाज़े किया है कि फ्यूल स्टॉक्स काफ़ी है। डीलर्स का कहना है कि ऑयल कंपनीज की पॉलिसी चेंज की वजह से सप्लाई में रुकावट पैदा हुई है, जिससे ये शॉर्टेज सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पंप्स खुले हैं वहां लोग पैनिक बाइंग भी करते नजर आए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।